Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। कार्यक्रम में आज चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता दास, नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है लालिमा। Thank you, Vishal. Domestic stocks fall more than 1.5%. Sensex closes at 49,180. Nifty settles at 14,549. Rupee weakens 13 paise against the US dollar and Brent crude prices rise to trade around $62 a barrel mark. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 49,180 पर हुआ बंद। निफ्टी 14,549 के स्तर पर आया। रुपया $1 के मुकाबले 13 पैसे कमजोर हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर $62 प्रति बैरल के आसपास। बात शेयर बाजार से ही करते हैं। आज वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के असर से सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% से भी अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.74% लुढ़ककर 871 अंक नीचे 49,180 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.79% के नुकसान से 265 अंक गिरकर 14,549 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.69% गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% के नुकसान में रहा। The Sensex and the Nifty today fell more than 1.5% amid weakness in the global stocks. The Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 871 points or 1.74% to close at 49,180. The Nifty at the National Stock Exchange also plunged 265 points or 1.79% to finish at 14,549. The mid-cap and the small cap also fell. The BSE mid-cap index declined 1.69%, while the BSE small cap index ended 1.6% down. In the Sensex pack, shares of 2 companies gained, while 28 logged losses. Asian Paints climbed 1.4% and Power Grid surged 1%. On the other hand, Mahindra & Mahindra lost the most as it fell 4%, followed by SBI, which declined 3.4%. Axis Bank, ICICI and IndusInd Bank also plunged more than 3%. In sectoral indices, all 19 sectors tumbled. Realty sector stocks were top losers as they ended 2.9% down, followed by metal, which declined 2.8%. The auto sector also stocks fell 2.6%, while Bankex and industrials both slipped 2.5%. Finance and capital goods sector stocks also fell more than 2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 842 companies rose, while 2,115 fell. Shares of 167 companies remained unchanged. जयंता दास, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज 1.5% से भी अधिक की गिरावट दर्ज है और काफी अच्छी खासी गिरावट है। कोरोना के बढ़ते मामलों का बाजार के सेंटिमेंट्स पर असर दिख रहा है आपको? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके हमारा अगर इंडिया का बारे में बात करें तो 4 महीने का सबसे ऊंचा स्तर पे इस वक्त कोरोना का फिगर्स है और मेरे ख्याल से इस वक्त कुछ आंकड़े जो आया है उसमें डेली डेथ भी साल का सबसे ज्यादा आंकड़े तक पहुंच चुका है। तो ऐसा स्थिति में एक अलग से कोरोना का चिंता देश में बेशक जारी है, खास करके जहां पे देखा जाए कि एक रिकवरी मोड में था इकोनॉमी और इस तरह का चुनौती का सामना करते हुए मैं मानता हूं कि मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत इस वक्त जो सेल ऑफ का प्रेशर है
और साथ में एक इंटरनेशनल वजह भी ये है कि यूरोपियन मार्केट में भी पूरी तरह से कोरोना मुक्त वो हो नहीं पाए और दोबारा कुछ देशों में मिडिल ईस्ट में भी एज वेल एज यूरोप में भी अलग से लॉकडाउन का घोषणा भी किया जा रहा है। इंडिया के लिए चिंता का विषय इस वक्त जो है, हालांकि पूरी तौर से जो वैक्सीन है, वैक्सीन का जो भी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं वैक्सीन, और इसके अलावा 1 अप्रैल से हम सबको पता है 45 साल उम्र से ज्यादा जो उनका उम्र है उन सबको वैक्सीन का दायरे में ले आने का कोशिश किया जाएंगे। लेकिन मोटे तौर से आप देखें कि इंडिया में कुछ स्टेट्स में, पंजाब इस तरह का स्टेट्स में जो म्यूटेंट जो आ रहा है वैक्सीन का सेकेंड वेरिएशन जो आ रहा है वो काफी माना जाता है कि लिथल है। तो ये एक चिंता का विषय है और ये देखते हुए मैं मानता हूँ मार्केट्स में इस वक्त थोड़ा बहुत जो सॉफ्टनेस मार्केट में जो चल रहा है उसका दौर जारी है मार्केट में। Generally, the COVID vaccine situation is such that we are taking 4 steps forward and 3 backward, or perhaps 2 backward. Yeah. How do you see the markets? But we do see that at 49,000 plus, it's not too bad. The markets have rebound post-COVID, and yet you see that many of the stocks have fallen. How do you explain the dichotomy there? Well, more than the dichotomy, it's actually if you place on the facts, I think what we are trying to see over here is we have just seen around 275 deaths in the last 24 hours in corona. So in India. So that's quite an important figure to understand and to gauge the seriousness once again which has come in. Now, we wouldn't like to preach a doomsday sort of a scenario over here because as I was discussing with you all in the afternoon bulletin, the difference between March 2020 and March 2021 is the following. The first is in March 20 we were in completely uncharted territories. We were not aware of what was going to hit us and how severely it was supposed to hit us. Now, the last 12 months, we have walked through that. We have walked through peaks of really situations which were very serious, where hospitals were overflowing and things like that. We were not aware of whether a virus would at all be coming very soon or not. So 12 months down the line, if I set the clock to the present time, what we see is we have, in terms of ammunition to fight back, we have vaccines which have been, quite, widely being, distributed in the country. We have seen numbers falling drastically in most of the states before the last 2 weeks or 3 weeks. We have seen an upsurge which has come in. So we have touched lows. It's not that we were unable to, curtail it down. Now, for whatever reasons, this particular upsurge has once again happened. It knows that Corona doesn't just go away in one shot. These sorts of, these sorts of pandemics, they do come in for a second and sometimes in the third round in their various stages and formats. But yes, what we have also seen is the last 16 to 18 weeks, we have seen good recoveries happening. And we have also seen the market bouncing back by almost double from the 26,000-20,000 levels to in the last 12 months, they have doubled and they've crossed 52,000-53,000 levels. So we have seen all those things, and I think those are important factors to ponder upon at this point of time. And rather than, being very pessimistic, what's important to understand is we should be optimistic about what markets would be from here on in terms of strength and fundamentals, without discounting the factor that Corona can be once again a lethal blow if it takes a really severe turn. Now, this is something as a wild guess as yours that could be of mine. But as I said, the vaccine drive is on. And I'm sure all state governments, along with the central government, would take the vaccine drive in the 7th or 8th gear, not in the 5th or 6th gear. So taking a cue from there, I'm quite hopeful that this time the fight will be in a much more, matured manner. And obviously we'll not be having our backs to the wall when we are fighting the dreaded COVID pandemic. As you sound very optimistic, can we say that the Indian investor can still be very confident, and because we have seen that the FPI inflow has been very, very positive, and even mid-cap and small-cap have performed very well in the last 6 months. So that should boost the confidence in the Indian investor, Jayanta? We should also not forget the really fabulous, the performances of the IPOs. If you look at the IPOs which were listed, which were subscribed, I mean, we had at least 5 or 6 IPOs which were oversubscribed more than 100 times. Right. So it speaks of investor appetite in the markets, and it also speaks of what investors believe from here on can happen to the markets. But as I said, one doesn't know when and how the COVID can take a turn. At least we are much more well equipped this time than we caught on the wrong foot and not aware. So I guess we are on much more known waters.
But of course, we should take the pandemic really seriously, and we should have to take it as the day comes per day. So one wouldn't know where the stock markets would veer off from here. But overall, if you ask me the broad sentiments, I believe the broad investor sentiment just wouldn't go wish away unless there is a very definitive trend of a losing battle in terms of numbers growing abnormally high over the next 7 to 14 days. So that's a critical factor also. But globally, I see also an important, drift in terms of where the markets are headed. And obviously, globally, the markets have been soft. I think U.S. markets, if you look at the European markets, if you look at, they have been soft in the last week to 10 days. Related to the bond yields and all. Yes. So I guess the markets at this point of time would hold on to these levels, or even if they, correct a bit more, I won't be losing my sleep. जी जयंता, और बात अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक करें तो आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छी गिरावट देखी गई है, और जो सरकारी बैंक है देश का सबसे बड़ा SBI, उसमें 3.4% की गिरावट देखी गई। लोन मॉरिटोरियम पर जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया, उसके बाद बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखी गई। आज बैंकिंग शेयरों में ये खासा दबाव देखा जा रहा है, क्या प्रमुख वजह मानते हैं आप? देखिए, हमेशा अगर आप देखें, एक तो बैंकिंग सेक्टर लगातार पिछले 8 से 12 हफ्ते का दौरान अगर आप अवधि देखें, हैज आउट परफॉर्म इवन द सेंसेक्स परफॉर्मेंस, खास करके अगर आप टॉप 5 या 6 परफॉर्मिंग बैंक के बारे में बात करें तो। दूसरी बात यह है कि सरकार का बैंक का प्रति जो रिकैपिटलाइजेशन का जो वादा, जो उम्मीद है, उसमें इस वक्त बरकरार है, जहां पे कुछ बैंक में सरकार ने ये भी डिसाइड किया कि डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ इक्विटी शेयर लोग मार्केट में ले आके बेचने का कोशिश करेंगे, और बैंक्स को फंड फ्लो और इम्प्रूव करने के लिए वो भी सरकार का जो भी इस वक्त जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से सरकार उसी निर्णय की तरफ चल रहा है। तो ये देखते मैं हमेशा बैंक सेक्टर के ऊपर हमेशा मैं बुलिश रहूंगा। और ये जरूर है कि जिस तरह का कोविड का आंकड़े है उसमें खास करके जिस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उछाल आया हुआ है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आया हुआ है, वहां तो प्रॉफिट बुकिंग होते हैं और साथ में गिरावट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा ट्रेंड कहे, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज का तारीख में जो 3 सेक्टर्स या 4 सेक्टर्स भी हम कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, फार्मा और IT, ये 4 सेक्टर्स इंडिया का जो इकोनॉमिक रिवाइव करने का जो दौरान में सबसे प्रमुख तौर से इन 4 सेक्टर्स का अलग से प्रदर्शन रहेगा। और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की अगर हम सेहत की बात करें तो आपको लगता है कि अभी जो फिलहाल सेहत अच्छी है हमारे देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की? एंड टू ऐड टू व्हाट विशाल इज आस्किंग, वी हैव आल्सो हैड द अनाउंसमेंट ऑफ अ DFI बाय द गवर्नमेंट। वेयर डज इट टेक अस? वेयर डू वी स्टैंड? See, typically, if you ask me of the health of the sector and in terms of where the sector would lead from here, we have to understand 3-4 things which are equally important in terms of gauging the performance of a financial sector. Obviously, the most critical thing is a no-brainer, and that is where the economic growth is headed from here. Now, if you look at figures in terms of what was predicted, and if you vis-a-vis compare that with actual performance, we have really done well in terms of what we were expecting, say, to perform in the third quarter. The fourth quarter growth results would also be out, I say, in the next 6 to 8 weeks, or even 6 weeks, why 8 weeks from now. And we will be able to know where we will be able to outperform our forecast and things like that. What also needs to be understood is the inflation pressures in the economy. There has been a huge government spending. So there is on the side a bit of a fear of, an inflation going, a bit high up on the side, specifically because oil prices have also shot up in the last 4 to 5 weeks, creating a domestic pressure on the, domestic prices. So taking a cue from here, obviously these are the important factors that would affect the financial sector. Now, if you look at the first quarter of the next fiscal, which ends up with the monsoon, a lot will depend on 2 factors. Number one, typically the traditional argument of how the monsoon will fare in terms of the Indian economy, in terms of the agricultural economy per se specifically. But this time the second factor, and a much more dominant factor, I believe, is how the COVID figures would fare. So these are the 2 important factors which obviously would be, to some extent drawing the roadmap for the financial health of the banking sector. We have been discussing on the banking sector because banks are the lifeline of any economy, Jayanta. Exactly. We had the Supreme Court's verdict yesterday, and I want to know, we would like to know, the audience would like to know that where does it put us on the NPA issue? Because an interest waiver on this scale would have significantly impaired the banking system. What
impact will it have on at the macro level on the economy, and how do you see the NPAs going with this kind of a... Well, as an analyst from outside, obviously, these sorts of figures would obviously have an impact at the end of the day on the bottom line of any financial institution, be it a bank, be it an NBFC, or be it whatever who's into the business of lending out money, right? Now, having said at the same time, what we have to understand is the big picture, because you spoke of a macro scenario of what's going to affect, and the macro scenario should not be just limited to the balance sheet figures at the end of March 31st and how the balance sheet figures pan up, right? Yes. Now, what happens is if these interests were to stay, I mean, they would have been, without fault, a much more higher default rate. So one can be a devil's advocate and argue out from there that, it's actually a scenario where, you can't take a call unless you walk that particular zone. So if these risks were to stay, the defaults would anyway have to happen, and banks would obviously stare at bigger NPAs, because if such huge defaults happen, obviously companies and businesses have to shut down, specifically those who are, have a bigger exposure on the debt side. That's one part of the story. The other part of the story is, this is a pandemic time, Lalima, and one has to understand that in such time, you have to take calls. If the U.S. government is pumping in $1.9 trillion in the economy, that money has to come out from the taxpayers, right? It's not something they're printing and front, so someone has to pay up for that. But they have to do it because, once again, giving the big picture, if this money is not pumped in, we are not that rich of a nation to dole out money like this. But what we can do is, on the macro side, we can dole out some subsistence, some sort of support, some sort of relief through interest rates and all, which I guess the banks have been asked to do. And that's where the Supreme Court's judgment over here takes an important critical call, whereby if you look at big picture over the last 12 to 24 months, not only for businesses, we also have to see, as a welfare state, we also have to see people who are invested in their businesses, people who are running these businesses, and people who are earning their living from these businesses, like employees and all. Yes. They all have to sustain in this particular pandemic. And that's where I said, we just don't have to limit ourselves to how the balance sheet will get affected. It's a much more bigger picture than that. Yes, naturally. And pharma is on top of evaluation. Do you see some correction happening there? Well, specifically in terms of pharma, I believe there are stock-specific corrections. Since we're not allowed to discuss stock names here, I would refrain from doing so. But on the whole, I still believe that, as I said, among the four sectors, pharma is one of the main sectors which I believe will take the drive in terms of, if not taking the census forward, but at least helping the census sustain a good 48 to 50,000 brand levels. जी, तो कुल मिलाकर के ये वॉलेटिलिटी अभी भी आपके हिसाब से देखा जाए तो बनी रहेगी बाजार में। तो ऐसे में एक आम जो छोटा निवेशक है, उसके लिए आप क्या बताते हैं कि क्या सलाह देते हैं कि उसको क्या किस दिशा से और किस रणनीति के तहत काम करना चाहिए? देखिए, आपको जो सेक्टर विशेष में जो आपका स्टॉक पसंद है और या जो सेक्टर विशेष में आपका रुचि है निवेश करने के लिए, हम जब सेंसेक्स 52,000 से तब भी हम बोले थे आप प्रवेश करें। जी। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं उस वक्त, अगर आपका जो टारगेट रेट जो है वो अगर आपको मिल गए, जैसे बहुत सारे लोग जनवरी में निवेश किए हैं ये सोच के कि भाई 15-20% अगर मेरे शेयर में बढ़ोतरी होगा तो उसी दिन में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, तो उनमें से काफी सारे क्षेत्र में 15-20% का ग्रोथ या उछाल 2-3 हफ्ते के अंदर आ गए हैं। तो लोग उस वक्त ज्यादा लालच में शेयर पकड़ के बैठे रहे। तो मैं अभी भी ये बोलूंगा कि हर स्तर पे, कोई भी सेंसेक्स का स्तर हो, आप अपना जो निवेश का जो आपका जो नीति है, जो रणनीति है निवेश का, जो स्ट्रेटेजी है, उसको ऊपर निर्भर करते हुए आप हर लेवल में खरीदना बेचना अपना जारी रखिए। ये नहीं कि मार्केट को आउटस्पॉट करना उतना आसान नहीं है, ना कोई कर सकता है आज का तारीख में। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त कुछ स्टॉक्स काफी सस्ते हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्र का अगर स्टॉक्स कहे काफी सस्ता हुआ है। आपका न्यूज में भी वो रिपोर्ट आपने पढ़े, हम स्टॉक का नाम नहीं लेंगे, तो वो सारे क्षेत्र में आप फिर से प्रवेश करने का कोशिश करिए। थोड़ा सा अगर एक्सपोजर आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए। काफी अच्छा स्टॉक इस वक्त मार्केट में है जो पिछले 2 हफ्ते के दौरान करीबन 12-15% सस्ते हैं। तो एक मीडियम टर्म का प्लानिंग करते हुए इस तरह का स्टॉक्स अगर आप पसंद करते हैं उसमें बेशक आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, डाउन साइड ये है कि शायद मार्केट यहाँ से और 2-5-7% गिर सकता है, लेकिन उछाल भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 6 से 9 महीने का दौरान एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन या इन्वेस्टमेंट हॉराइजन पीरियड अगर आप रखेंगे तो उसमें आपका स्टॉक बेसिस चूज करने में भी आपका आसान रहेंगे।
हफ्ता भर या इंट्राडे ट्रेडिंग या उस तरह का कुछ हम इस वक्त यहाँ पे कोई सलाह देने के लिए हम बैठे हुए नहीं है, ना हम सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो जितना भी श्रोता है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं वो सारे अपना पूंजी जो है, चाहे बेशक कमाए ना कमाए लेकिन पूंजी ना गंवाए, उसका ऊपर ध्यान रखते हुए हम बोलेंगे कि आप बेशक इंट्राडे ट्रेडिंग या इंट्रावीक ट्रेडिंग में मत जाइए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 13 पैसे की कमजोरी से ₹72.56 के स्तर पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और डॉलर के मजबूत होने से रुपए में ये अवमूल्यन देखा जा रहा है। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13% बढ़कर 92.46 रहा। Jayanta, we've noticed that rupee has been steady by and large, hovering around 71, 72, 73 rupees over the last few months. Exactly. Does that indicate, vis-a-vis the dollar, which is now high today as it rose 0.13%, does it say anything about the health of our economy? Because the dollar stable. was, the dollar overall was weak as a performer in terms of other cross currency, although it held on to the rupee exchange rate quite strongly. I believe the dollar will strengthen a bit more from here. From these levels. So at this point of time, it's not the weakness of the Indian economy, but it's the strength of the dollar, as a result of which, we find some erosion in the rupee value at this point of time. और अब रुक करते हैं एशियाई बाजारों का। एशियाई बाजारों में भी आज गिरावट रही। यूरोप में कोरोना संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन लगाए जाने और अमेरिका में करों में संभावित बढ़ोतरी से निवेशकों ने जोखिम उठाने से परहेज किया। जापान का निकेई और हांगकांग का हैंगसेंग दोनों 2% से अधिक टूट गए। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.3% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की गिरावट रही और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.1% फिसल गया। यूरोपीय बाजार की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में फ्रांस का कैक 0.1% गिरा। लंदन का FTSE 100 0.2% फिसला, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.4% के नुकसान में रहा। जनता आपसे यहां जानना चाहेंगे कि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और डॉलर का मजबूत होना, ये एशिया के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके लिए ये इनका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, उसमें साथ में एक और आपको ये भी समझना है कि तेल का जो कीमत है इस वक्त जी, उसका उसका भी एक अलग से प्रभाव होंगे। लेकिन मोटे तौर से ये माना जाएगा कि कोरोना का दौर से अगर एक अलग से दिशा निर्देश के हिसाब से अगर हम सक्सेस के बारे में बात करें, या फिर हम थोड़ा दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ भाई कोरोना को ऊपर हम काबू धीरे धीरे कर पा रहे हैं एज अ ट्रेंड सेटर, तो वो एशियन बाजारों से शुरू होगा। क्योंकि इस वक्त यूरोप का जो स्थिति है, हम सबको पता है कि इस वक्त उनका कोरोना का जो लड़ाई जारी है और साथ में जिस तरह का लॉकडाउन लगातार वो लोग जारी कर रहे हैं, मतलब हर हफ्ता बाद लॉकडाउन विड्रॉ हो रहा है, फिर जारी हो रहा है, तो काफी अनिश्चितता है मार्केट में। और ऐसे क्षेत्र में खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फुल फ्लो में प्रोडक्शन चालू करना उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती का सामना की तरफ तक होकर आया। उस हिसाब से अगर आप एशिया के साथ कंपेयर करें, खास करके साउथ ईस्ट एशियन रीजन वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इवन पीक कोविड टाइम्स में भी उस तरह से ग्राउंडेड होके बंद नहीं हो गए थे। कहीं ना कहीं कैपेसिटी उतना शायद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग चालू भी रखे थे। तो इस वक्त निवेशकों का रुचि के बारे में हम बात करें तो मैं मानता हूं कि एशिया का तरफ से ट्रेंड लाइन एस्टेब्लिश होगा कोरोना का तरफ, अगर जीत का अगर बारे में बात करें तो। और ये ट्रेंड लाइन का साथ साथ यूरोप मार्केट जब अलग से कोरोना का भय से निकल कर आ पाएंगे, और जब उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन का जो भी उनका दौर चल रहा है वहां पे भी हमें पता है बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है एस्ट्राजेनेका को वैक्सीन लेके, तो ये सारे दुविधा का सामने करते हुए उन लोग को जो चुनौती अलग से है, उस चुनौती को जब सामना करके अलग से बाहर आ पाएंगे, तो वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शुरुआत है एक सेटल डाउन वे में प्रॉपर तरीके से ग्रो करना आगे या प्रोडक्शन में जाना, तो वो स्थिति हम अगले से 12 से 16 हफ्ते के अंदर देख सकते हैं, अगर कोरोना का कोई दूसरा रूप या कोई दूसरा वेरिएंट अगर आके अलग से फिर छवि को बदलना दे तो। And do you think that the Indian stocks are doing better than the Asian stocks? How do you see the future also of our stocks, Jayanta? Well, I won't exactly call that a better or a worse performance, but what we have seen, Lalima, in the last 3 months, I think globally most of the stock markets have run in almost a similar trend. What has to be understood is there has been some windows whereby some specific stock of some particular country
And over here, when I say specific stock, obviously I'm talking of the first 10 or 15 stocks which matter. You know, the Sensex trends or even the stock market trends which matter, the indices trend rather which matter. There has been windows of real good performance or real bad performance based on the local domestic COVID numbers. Now, if you take India's case specifically for today, we had a bigger crash than what we saw in terms of what the European and Asian markets did, right? Yeah. Now, there has been a specific numbers affecting us in terms of, the highest deaths, for example, in the last 4 months, in terms of the highest number of new cases yesterday. Yes. So we would have specific windows whereby, there may not be a correlation of the stock markets to the broad markets, but obviously, as a whole, I believe the stock markets which matter, specifically the top 10 indices which matter globally, where everyone wants to keep a track, they are moving at tandem in terms of a direction. And I guess we have to be careful about the MSME sector also, because we have a lot of contribution from the MSME sector, and there are manufacturing challenges these days as the demand is a little less than what it was before COVID. Anyway, let's move on to the U.S. markets. The three major U.S. stocks fell yesterday, dragged by financial and energy stocks. However, rebound in tech stocks checked the losses. Investors also awaited cues from remarks of Fed Chair Jerome Powell and Treasury Secretary Janet Yellen on the health of the U.S. economy. The Dow Jones Industrial Average fell 0.9% and the S&P 500 slipped 0.8%. The Nasdaq Composite Index declined 1.1%. Hello, Jayanta. Yeah. Jayanta, this seems again another paradox that on the other hand, U.S. is trying to give a stimulus package. On the other, it's trying to propose tax hike. Does it not sound again a bit of a paradox? Well, obviously, we have to understand two things. The money has to come from somewhere, right? Yeah. And the stimulus package is directed towards specifically the lower or the middle income strata. So I believe, unlike the previous regime, whereby, it was actually the reverse. Whereby what happened was the taxes for the rich were lowered extensively because the idea was that the rich would be funneling some of their investments back for the poor to prosper and benefit from. But in a capitalist economy, these things actually don't work what you in terms of envisage and how they should work. So, despite the dichotomy, I guess one has to stand up to the realms and reality of the present day scenario. The U.S. fiscal deficit is abnormally high. Let's not forget that. So that's also an important factor, yes, which we tend to overlook, and we means the media as well as people who are observing closely, they rather are focusing on how much dollars would actually go into the poor one's pocket. And that's where the discussion starts. So on the whole, if you look at the macro picture, the fiscal challenges for the U.S. economy at this point of time are really, really big. But then, as I say, the immediate concern is fighting the pandemic world over and not just the fiscal challenges. Right. So for once, the whole world is united on the issue of fighting the pandemic. Let's move on to oil. Oil today rose more than 2% after a ship ran aground in the Suez Canal, raising supply concerns. On the other hand, fears of a slow recovery in demand due to European lockdowns limited gains. In intraday trade, the Brent was trading around $62.10 per barrel, while WTI crude prices were around $59.10 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की अप्रैल वायदा कीमतों में आज प्रति 10 ग्राम 80 रुपए की मजबूती आई। सोना वायदा 44,725 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। मई सौदों के लिए चांदी भी 390 रुपए चढ़कर 65,365 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना गिरावट के साथ $1,731.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। जयंता दास, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इतनी उपयोगी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। And now, before we wind up, let's take a look at the headlines again. Domestic stocks fall more than 1.5%. Sensex closes at 49,180. Nifty settles at 14,549. Rupee weakens 13 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise to trade around $62 a barrel mark. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, along with my co-anchor, Vishal Sharma, signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.